औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस को डिटेल में रीड किया था। जो आज का हमारा टॉपिक है, उसी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होते हैं उनसे रिलेटेड है। कौन कौन से लोग उस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हिस्सा होते हैं और उनके क्या क्या रोल्स होते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है। तो क्या है हमारे टॉपिक का नाम? पर्सनल इन्वॉल्व इन सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें हमारे पास कौन कौन से पर्सन्स आएंगे, कौन कौन सी हमारे पास टीम आएगी या मैनेजमेंट टीम आएगी। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है? मैनेजमेंट टीम, नंबर 2 प्रोजेक्ट मैनेजर, नंबर 3 सिस्टम एनालिस्ट, नंबर 4 प्रोग्रामर, नंबर 5 सॉफ्टवेयर टेस्टर एंड नंबर 6 कस्टमर। ये पर्सनल के अगर आप स्पेलिंग देखें PERSONNEL, इसका मतलब क्या होता है? ये पर्सन वैसे तो एक होता है पर्सन जो शख्स के लिए होता है, पर्सनल जाति के वर्डिंग में आता है, लेकिन ये जो पर्सनल है इसका मतलब होता है वो तमाम लोग, वो तमाम स्टेक होल्डर्स जो किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जो किसी सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रही है उसका हिस्सा हैं, वो तमाम लोग वहाँ पे आएंगे। जैसे सबसे पहले है हमारे पास मैनेजमेंट टीम। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बोर्ड में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन दे देता है, बाज़ दफ़ा किसी एक आपको बता देता है प्रोजेक्ट मैनेजर के आप रोल्स लिख दें, किसी एक पर्सन का आपसे रोल पूछ लेता है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर मैं बताऊँ, जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था उसमें सिस्टम एनालिस्ट के रोल्स आए थे, और ये भी मैं बता दूं 3 नंबर का क्वेश्चन था, और वहाँ पे क्वेश्चन ये था राइट 6 रोल्स ऑफ सिस्टम एनालिस्ट, यानी कि आपने सारे के सारे लिखने होंगे। बुक के अंदर 7 रोल्स हैं, तो आपने 7 में से 6 वहाँ पे लिखने थे, तो 3 नंबर मिलने थे। तो ये चीज़ आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आता है मैनेजमेंट टीम। तो देखते हैं मैनेजमेंट टीम के हमारे पास क्या क्या रोल्स होते हैं। पहला पॉइंट है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, प्रोवाइड कंसिस्टेंसी ऑफ द सक्सेस ऑफ द सॉफ्टवेयर विद रिगार्ड टू द टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी। ठीक है, तो टीम मैनेजमेंट टीम का काम क्या है कि वो जो भी प्रोजेक्ट है, जिस कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, उसको कामयाब करना है। अब कामयाब कैसे होगा? कामयाब वो उसी सूरत में होगा अगर उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बेहतर होगी, वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा काम करेगा। स्पीड, कॉस्ट, कम्प्लेक्सिटी जो हमने पढ़ा था एल्गोरिदम के अंदर, हमने क्या कहा था? ये एफिशिएंसी होती है। जब सॉफ्टवेयर की जब सॉफ्टवेयर एफिशिएंट होगा, वो अच्छी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो तभी वो सॉफ्टवेयर कामयाब होगा, तभी वो प्रोजेक्ट कामयाब होगा। तो हमारे पास जो मैनेजमेंट टीम है उसका क्या काम है? उसका यही काम है कि उसने सॉफ्टवेयर को या प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना है। ठीक है, वक्त के ऊपर हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता हो। पॉइंट नंबर 2 है इंश्योर दैट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस आर मेट। क्या कहते हैं कि मैनेजमेंट टीम का ही ये काम है कि वो यकीन दहानी कराएं कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पूरी की जाए। प्रोग्रामर हो, सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, डेवलपर हो, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करे। जाहिर बात है हम सॉफ्टवेयर कस्टमर के लिए बना रहे हैं, अपने लिए तो नहीं बना रहे, तो हमने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए सॉफ्टवेयर बनाना है, और ये कौन गाइड करेगा? मैनेजमेंट टीम। थर्ड हमारे पास आता है कलेक्ट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर फ्यूचर यूज, के पुरानी हिस्ट्री किसी भी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, कि ये क्यों सॉफ्टवेयर नाकाम रहा, अगर कोई सॉफ्टवेयर नाकाम था, अगर कामयाब रहा तो क्यों सॉफ्टवेयर कामयाब था, अगर कोई कस्टमर आ रहा है सॉफ्टवेयर रिप्लेस कराने के लिए तो क्यों ये आया। तो सारी की सारी हिस्ट्री और सारी की सारी डिटेल्स उनके पास होनी चाहिए, ताकि आइंदा के लिए जब भी उस तरह का सॉफ्टवेयर हो जो पहले उन्होंने खामियां की थी, उससे वो बच जाएं, उससे वो महफूज रह सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें। तो ये भी काम किसका होगा? मैनेजमेंट टीम का। इसके बाद एक और पॉइंट है रिड्यूस रिस्क एसोसिएशन विद द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क आ सकते हैं, जितने भी रिस्क फैक्टर हैं, उनको कम से कम करना है। हो सकता है कि प्रोग्रामर हो वो हमारे पास ठीक ना हो, ठीक से काम ना कर रहा हो, वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर ना हो, तो क्या होगा? प्रोग्राम के अंदर बग्स आएंगे। तो जब प्रोग्राम में बग्स आएंगे तो ये भी प्रोजेक्ट के लिए एक रिस्क है। इसी तरह ये भी हो सकता है कि एक हमारी टीम है, हमारे मुखालिफ एक और टीम आती है, वो भी अपना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करती है, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करती है, तो अब क्या होगा? अब ये भी रिस्क है। इंटरनल और एक्सटर्नल 2 किस्म के रिस्क होते हैं। इंटरनल रिस्क जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उसके अंदरूनी रिस्क होंगे, जैसे अभी आपको एग्जांपल दी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का जो डेवलपर था वो इतना स्किल्ड नहीं था,
उसकी इतनी अच्छी स्किल्स नहीं थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इंटरनल रिस्क है कि वो जब सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा तो उसमें बग्स आएंगे जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए रिस्क है। इसी तरह अगर उनके मुकाबले में कोई बाहर ऑर्गेनाइजेशन ओपन हो जाती है, बाहर कोई ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, तो ये एक्सटर्नल रिस्क है, उन दोनों को मैनेज करना है, दोनों को साथ साथ लेके किसने, मैनेजमेंट टीम ने पैरेलल उसको लेकर चलना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोजेक्ट मैनेजर। नाम से जाहिर है प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहा है, प्रोजेक्ट को मैनेज करवा रहा है अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली। कैसे मैनेज करेगा इसको देख लेते हैं, इसके कौन कौन से रोल हैं। पॉइंट नंबर 1, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट प्लान। प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या काम है, वो प्रोजेक्ट प्लान डेवलप करके देगा कि कब स्टार्ट हमने करना है प्रोजेक्ट, और एंड लाइन या डेड लाइन क्या है, जिससे पहले हमें हर हाल में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आगे डिलीवर करना है। ये किसका काम होगा, प्रोजेक्ट मैनेजर का। सेकंड, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट बजट। अब जाहिर ही बात है, ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर की एक जो बजट की रेंज है वो कहता है मेरी बजट की रेंज 1 मिलियन है, लेकिन जब प्रोजेक्ट डेवलप होना शुरू हुआ तो 1 मिलियन के बजाय 2 मिलियन हमें कॉस्ट आ गई सिर्फ प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। तो दूसरा, इसने बजट प्लान बनाना होता है कि कैसे हमने प्रॉफिट के अंदर किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करना है, हमें प्रॉफिट भी हो। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फायदा नहीं होगा। थर्ड, मैनेज प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और इससे पिछले लेक्चर में भी हमने देख लिया था कि सारे के सारे वो लोग जो हमारे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व हो, प्रोजेक्ट से किसी न किसी तरह कनेक्टेड हो, उनको स्टेक होल्डर्स कहा जाता है। चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो डेवलपर हो, चाहे वो टेस्टर हो, ये सारी की सारी चीज़ें। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको मैनेज करता है। कस्टमर को, डेवलपर को, प्रोग्रामर को, टेस्टर को, उनको मैनेज करना किसका काम है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। फिर इसके बाद आता है मैनेज द प्रोजेक्ट टीम। प्रोजेक्ट टीम को मैनेज करना है, जाहिर बात है प्रोजेक्ट मैनेजर ये काम करेगा, टीम को मैनेज करेगा, मुनज़्ज़म रखेगा ताकि वो क्या करे, अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। फिर मैनेज द प्रोजेक्ट रिस्क, के प्रोजेक्ट में आने वाले रिस्क को मैनेज करेगा। अब जो मैनेजमेंट टीम थी वो सारे के सारे रिस्क को मैनेज कर रही थी, चाहे वो इंटरनल रिस्क हो और एक्सटर्नल हो। प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उनको मैनेज करेगा। उसके बाद मैनेजिंग द प्रोजेक्ट शेड्यूल, प्रोजेक्ट शेड्यूल को भी उसने मैनेज करना है। अगर याद हो तो ये हमने पॉइंट नंबर 1 के अंदर भी इसको डिस्कस कर लिया है, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट प्लान के अंदर, कि कैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, किस दिन स्टार्ट होना चाहिए और हमारी डेडलाइन क्या है, उससे पहले उसको उसने कंप्लीट करना है। तो ये शेड्यूल भी डेवलप करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर शेड्यूल भी डेवलप करता है कि हमारा प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है मैनेजिंग द प्रोजेक्ट कन्फ्लिक्ट्स, के प्रोजेक्ट में आने वाले जितने भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी उसमें खामियां हो सकती हैं या उसमें टकराव हो सकता है, उनको मैनेज करता है। अब कन्फ्लिक्ट्स 2 किस्म के हो सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट से मुराद, अगर पहले इंटरनल कन्फ्लिक्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे ये भी हो सकता है कि एक जो प्रोग्रामर था और एक जो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टर है, उनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है, या वो लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। तो अब क्या होगा, जब सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामर जो है डेवलप करके प्रोग्राम को आगे फॉरवर्ड करेगा तो सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या कर सकता है, वो मे भी कह सकता है कि नहीं, आपका जो सॉफ्टवेयर है इसकी प्रोग्रामिंग ठीक नहीं हुई, वो उसको वापस भेज दे सिर्फ तंग करने के लिए। तो इसने इंटरनल कन्फ्लिक्ट को भी इसने देखना होता है कि इस तरह के भी मसले ना आए। और एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स के अंदर कौन सी चीज़ें आ सकती हैं कि मिसाल के तौर पे हमारी जो मैनेजमेंट टीम है उसने एक ही वक्त में 2 प्रोजेक्ट्स ले लिए हैं और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोग्रामर है। तो अब प्रोग्राम तो हमने टाइम पे कंप्लीट करके कस्टमर को डिलीवर करना है, तो ये भी इस तरह के आने वाले कन्फ्लिक्ट के एक ही दफ़ा में 2 प्रोग्राम्स अगर डेवलप करने पड़ जाएं तो वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे मैनेज करेगा, ये भी हमारे पास किसका काम होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर का। नेक्स्ट आता है सिस्टम एनालिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत अहम शख्सियत होती है, ये बहुत अहम बंदा होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क ही सिस्टम एनालिस्ट का होता है। इसने पॉइंट 1 से लेकर, यानी जिस दिन प्रोजेक्ट बनाया गया, जिस दिन प्रोजेक्ट लिया गया, जिस दिन सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, उस दिन से लेकर जब तक सॉफ्टवेयर एक्सपायर नहीं हो जाता उस वक्त तक हर चीज़ को प्लान करना होता है। तो अगर इसके हम रोल की बात करें तो इसका हमारे पास पॉइंट नंबर 1 है प्लान द सिस्टम फ्लो। सिस्टम फ्लो से मुराद के सिस्टम कैसे चलेगा, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, फिर कैसे डेवलप होगा, कैसे इंप्रूव होगा, कैसे उसके मेंटेन किया जाएगा, और हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसके बाद उसको एक्सपायर करके ख़त्म किया जाता है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, जब ये एक्सपायर होगा तो उसको कैसे एक्सपायर किया जाए, क्या पूरा का पूरा डिलीट किया जाए या नया सिस्टम डेवलप किया जाए, और अगर नया सिस्टम आता है तो फिर उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये सारा का सारा सिस्टम एनालिस्ट का काम होता है। Number 2, interact with the customer to learn the document requirements that are then used to produce business requirement documents। ठीक है, अब ये कस्टमर के साथ
डीलिंग करेगा, कस्टमर के साथ बातचीत करेगा कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझेगा, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा और जो भी कस्टमर चाहता है उसको बनवाएगा। उस तरह की चीज़ या उस तरह का प्रोजेक्ट, उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप करवाएगा। ये भी काम किसका होता है? सिस्टम एनालिस्ट का। फिर डिफाइन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, सिस्टम एनालिस्ट टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी बताता है कि एक सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करना है, उसको डेवलप करने में हमें क्या क्या चीज़ें दरकार होंगी, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, ये भी सारा का सारा सिस्टम एनालिस्ट ही डिफाइन करता है। फिर इंटरेक्ट विद द डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द सॉफ्टवेयर लिमिटेशन, डिज़ाइनर के साथ इंटरेक्ट करेगा जो सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहा है, ताकि वो बता सके किसको, डिज़ाइनर को, उस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस के बारे में, उस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस के बारे में उसको बता सके। फिर हेल्प द प्रोग्रामर ड्यूरिंग सिस्टम डेवलपमेंट फेज, प्रोग्रामर को भी हेल्प करता है सिस्टम डेवलपमेंट फेज के अंदर, उसको गाइड करता है कि कैसे सिस्टम को बनाया जाए कि वो एफिशिएंटली काम करे। मैनेजिंग सिस्टम टेस्टिंग, सिस्टम टेस्ट को भी मैनेज करवाता है और सिस्टम को टेस्ट कौन करेगा? सॉफ्टवेयर टेस्टर। और लास्ट है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू द यूजर मैनुअल। अब अगर याद हो तो हम जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि दो किस्म के डॉक्यूमेंट होते हैं। एक बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होता है? जिसमें हम यूज़र से, जिसने सॉफ्टवेयर को यूज़ करना है या जो हमारा कस्टमर था, उससे उसकी रिक्वायरमेंट पूछ ली जाती है, रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट बना के उससे साइन ले लिए जाते हैं कि आपने ये हमें बताया था, अब हम इसी को फॉलो करते हुए आपका सॉफ्टवेयर डेवलप करके देंगे। और एक लास्ट में डॉक्यूमेंट बनाया जाता है जब हर काम कंप्लीट हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? यूज़र मैनुअल, जिसमें क्या बताया जाता है कि इस चीज़ को, इस सॉफ्टवेयर को, इस डिवाइस को कैसे यूज़ किया जाएगा। जैसे हम आजकल देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ लें, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लें, उसके साथ हमें यूज़र मैनुअल लाजमी मिलता है। तो ये सारे काम थे सिस्टम एनालिस्ट के। फिर आता है प्रोग्रामर। मेरा ख्याल से इसको इतना ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते होंगे प्रोग्रामर का काम क्या है। कि अब उसने मेन प्रोग्रामिंग फेज़ के अंदर जब हमारा प्रोग्राम आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, हमारा प्रोजेक्ट मेन प्रोग्रामिंग फेज़ में आ गया, तो उसके लिए उसने प्रोग्रामिंग करनी होती है। तो प्रोग्रामर क्या होता है? प्रोग्रामर एक ऐसा शख्स होता है जो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक्सपर्ट होता है और अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल करता है प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, आसानी के साथ कि वो प्रोजेक्ट डेवलप हो जाए। मुख्तलिफ लैंग्वेज का यूज़ करता है, ज़रूरी नहीं कि वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज का यूज़ करे। तो अगर जल्दी से इसके भी हम देख लें पॉइंट्स, तो इसका पहला काम राइटिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम। अभी जैसे बता दिया, प्रोग्रामर का तो काम है ये कि वो कोडिंग करेगा, राइट करेगा, प्रोग्राम्स को लिखेगा। और टेस्टर भी जो होता है, जो सॉफ्टवेयर टेस्टर भी होता है, वो भी बेसिकली एक प्रोग्रामर ही होता है। अपडेटिंग, मॉडिफाइंग एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स, अगर प्रोग्राम को अपडेट करना है, क्योंकि प्रोग्रामर का ही काम है सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना, सॉफ्टवेयर को बनाना, सॉफ्टवेयर की कोडिंग करना, तो उसी का काम है। उसको अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कोई एडिटिंग करनी है, तो ये भी हमारे पास प्रोग्रामर ही करता है। थर्ड पॉइंट क्या है? टेस्टिंग कोड बाय रनिंग टू इंश्योर इट्स करेक्टनेस। ठीक है, क्या करेगा? वो प्रोग्राम को टेस्ट करेगा। कैसे टेस्ट करेगा? उसको चला के, मुख्तलिफ इनपुट दे के, मुख्तलिफ तरह की इनपुट दे के उसे टेस्ट करेगा कि क्या हमारा प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन ये अगर प्रोग्रामर ये टेस्टिंग का काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर टेस्टर। अगर वो कोडिंग का काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? प्रोग्रामर। फिर लास्ट जो हमारे पास पॉइंट है, प्रिपेयरिंग ग्राफ, टेबल एंड एनालिटिकल डेटा डिस्प्ले विच शो द प्रोग्रेस ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। जाहिर बात है वो प्रोग्राम बना रहा है तो उस प्रोग्राम से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो भी उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, ताकि बाद में अगर कोई उसको पूछे कि आपने कितना डेवलप किया तो उसके पास पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो और वो पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन दे के बता सके कि मैंने इस दिन स्टार्ट किया था, आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मैं इस स्टेप पे पहुंचा, अब मेरा प्रोग्राम इस फेज़ में और किस दिन मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर शामिल होंगी। तो ये काम था प्रोग्रामर का। इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर टेस्टर। सॉफ्टवेयर टेस्टर भी बेसिकली अगर हम देखें तो वो एक प्रोग्रामर ही होता है। जो सॉफ्टवेयर टेस्टर हमारे पास होता है वो भी बेसिकली एक प्रोग्रामर ही होता है। और इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उसने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी है कि आया कि सॉफ्टवेयर हमारा ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा। अब यहाँ पर आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टर है ये जो टेस्टिंग करेगा, यहाँ पर लॉजिकल एरर निकलेंगे, प्रोग्राम के अंदर आने वाले लॉजिकल एरर निकलेंगे। कुछ एरर होते हैं जो उस प्रोग्राम के सिंटैक्स में हो, वो कंपाइलर डिटेक्ट करता है। लॉजिकल एरर में जैसे मैंने आपको कल भी मिसाल दी थी कि मैंने एक वेरिएबल है सम, जिसमें मैंने ए और बी को ऐड करना था, गलती से प्लस के साइन की जगह a माइनस बी मैंने लिख दिया, तो क्या होगा? जाहिर बात है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो दोनों ऐड होकर रिजल्ट आएगा, लेकिन रिजल्ट हमारा आ रहा है माइनस के अंदर। तो ये चीज़ कहाँ पे डिटेक्ट होगी? इस तरह के बग्स कहाँ पे निकलेंगे? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर। और लास्ट हमारे पास है कस्टमर।
कस्टमर कौन होता है? कस्टमर वो बंदा जिसके लिए हमने ये सारा प्रोग्राम बनाया, प्रोजेक्ट को डेवलप किया, वो कौन होगा? वो हमारा होगा कस्टमर। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट अब आपने करना यह है कि आप इसकी एक्सरसाइज देखें, ऑब्जेक्टिव्स करें और एक्सरसाइज को सॉल्व करें। इंशाल्लाह ये हो जाएगा, कोई इसके अंदर मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो आप ज़रूर उसको पूछ लें। तो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।